Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I am good as well. We were studying sociology और आज हम इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कल्चरल चेंज, जिसका आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे. So we will start with a brief introduction of the chapter today. We saw in the last chapter how colonialism brought in changes that altered the structure of Indian society. तो हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म था या ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसने हमारी जो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसे कितने वेरीड डिग्री में ऑल्टर किया या उसमें कितने वेरीड चेंजेस लाए. चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन कल्चर, वेज ऑफ लाइफ, नॉर्म्स, वैल्यूज, फैशन एंड इवन बॉडी लैंग्वेज. तो कॉलोनियलिज्म की वजह से हमारी जो सोसाइटी थी उसके कल्चर में चेंजेस आए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग में चेंज आया, नॉर्म्स में चेंज आया, वैल्यूज में चेंज आया, फैशन में चेंज आया और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन का एसेंस दिखने लगा. Sociologists understand social structure as a continuing arrangement of persons in relationship defined or controlled by institutions. यानी कि जो sociologist हैं वो social structure की क्या definition देते हैं? Sociologists कहते हैं कि जो social structure है वो ऐसा arrangement है जिसमें लोग आपस में relationship form करते हैं जो कि social institutions पर based होती हैं, and culture as socially established norms और patterns of behavior. और culture को कैसे define करते हैं कि culture एक ऐसा norm और ऐसा pattern है जो कि हमारे behavior को influence करता है, हमारे behavior में दिखाई देता है. This chapter looks at two related developments, both a complex product of an impact of colonial rule. यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो colonial rule था उसमें दो तरीके से किस किस वे में चेंजेस आए. द फर्स्ट डील्स विद द डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स made by the 19th century social reformers and early 20th century nationalists to bring changes in the social practices. तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी के सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में ऐसे कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी थी हमारी इंडियन सोसाइटी में दैट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन एंड लोअर कास्ट. ऐसे रिफॉर्म्स उन्होंने लाने की कोशिश करी ताकि जो वुमेन और लोअर कास्ट के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था उसको ऑल्टर किया जा सके, उसको उनकी कंडीशंस को अच्छा किया जा सके. The second, with the less deliberate yet decisive change in cultural practices that can be broadly understood as the four processes. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो दूसरे तरीके का चेंज आया वो था फोर प्रोसेसेस में डिवाइडेड. वो प्रोसेसेस थे संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. अब हम पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में जो कि 19th और 20th सेंचुरी में आए थे. The social reform movements which emerged in India in the 19th century arose to the challenges that colonial Indian society faced. तो ये जो रिफॉर्म्स आए थे किसकी वजह से आए थे? जब हम कॉलोनियलिज्म के अंडर थे तो जो ऑपरेशंस हमें तब फेस करने पड़े वो आने वाले टाइम में हमें फेस ना करने पड़े, इसीलिए जो इंडियन सोसाइटी के कुछ लीडर्स थे उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी. The well-known issue that plagued Indian society, plagued मतलब एक ऐसा इशू जिसने हमारी इंडियन सोसाइटी को बहुत ज्यादा खराब किया हुआ था, वो था सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि ये कुछ ऐसे सोशल इवल्स थे जिनकी वजह से जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी. What marked these 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. So इन चीजों को alter करने के लिए modern ideas को adopt किया गया और social reforms भी लाए गए. It was a creative combination of modern ideas of western liberalism and a new look of traditional literature. यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन थे, ये जो evil practices चल रही थी, इनको ऑल्टर करने के लिए मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो ट्रेडिशनल लिटरेचर चलता आ रहा था उसकी भी हेल्प ली ताकि इन सोशल इवल्स को इरेडिकेट किया जा सके हमारी सोसाइटी के अंदर से. सोशियोलॉजिस्ट सतीश सब्रवाल, अब एक सोशियोलॉजिस्ट थे सतीश सब्रवाल, उन्होंने क्या कहा था? elaborates upon the modern context by sketching three aspects of modern framework. अब उन्होंने मॉडर्न फ्रेमवर्क के 3 एस्पेक्ट्स दिए थे. वो क्या थे?
मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले उन्होंने दिया था कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होने चाहिए अगर एक सोसाइटी में चेंज लाना है तो। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। एंड द थर्ड इज नेचर ऑफ आइडियाज, कि उस सोसाइटी, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों के आइडियाज कैसे होने चाहिए। Within India, social reformers from Punjab and Bengal exchange ideas with reformers of Madras and Maharashtra. तो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि जो पंजाब और बंगाल के सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने जो आइडियाज थे रिफॉर्म्स लाने के, उनको एक्सचेंज किया मद्रास और महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर्स के साथ, ताकि जो सबके आइडियाज हैं एक साथ क्लब होके कोई अच्छा जो सोल्यूशन है रिफॉर्म लाने का वो आ सके। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वुमेन को एजुकेट करने में और सोसाइटी को एम्पावर करने में। क्रिश्चियन मिशनरीज रीच रिमोट कॉर्नर्स ऑफ प्रेजेंट डे नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। तो जो ऐसे एरियाज थे जो बहुत रिमोट थे, बहुत दूर दूर थे, जहां तक जो अवेयरनेस है वो नहीं पहुंच सकती थी, वहां तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम किया था क्रिश्चियन मिशनरीज ने। वो एरियाज जैसे हो गए नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द ब्रह्मो समाज इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब वर सेट अप। तो चेंजेस लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने लगी, जैसे कि ब्रह्मो समाज और आर्य समाज। Indian reformers debated not just in public meetings but through public media like newspaper and journals. तो अपनी बात पहुंचाने के लिए, सोसाइटी में कुछ रेडिकल चेंजेस लाने के लिए, रेडिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए जो मास कम्युनिकेशन था उसकी हेल्प ली गई, जैसे कि जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी सोशल रिफॉर्मर्स ने। न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, यानी कि सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगा, नए नए आइडियाज आने लगे लिबरलिज्म के, होम मेकिंग को लेके। न्यू रोल्स ऑफ मदर्स एंड डॉटर्स, जो मदर्स एंड डॉटर्स जिनको अभी तक घर की 4 वॉल्स में कंप्राइज करके रखा जाता था, उनको अब धीरे धीरे एजुकेशन देके उनको क्या करने की कोशिश करी गई, एम्पावर करने की कोशिश करी गई। न्यू आइडियाज ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशन एमर्ज, सेल्फ प्राइड को लेके कल्चर और ट्रेडिशन में न्यू आइडियाज आने लगे। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जो इंडियन सोसाइटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाई थी, अब उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपनी सोसाइटी को फ्रीडम देने के लिए, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेटेड होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो उसने अपने जो सोसाइटी के मेंबर्स थे, उन्होंने अपने आप को एजुकेट करने की धीरे धीरे कोशिश करी। It was seen as very crucial for a nation to become modern but also to retain its ancient heritage. So उन्होंने माना कि हाँ, हम मॉडर्निटी को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा एंशियंट हेरिटेज है हमारी कंट्री का, हम उसको निग्लेक्ट कर दें। उन्होंने अपने एंशियंट हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का भी जो है मेजर्स अडॉप्ट किए, ताकि उनका जो एंशियंट हेरिटेज है, इंडिया का जो एंशियंट हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, मॉडर्निटी के साथ साथ कहीं वो साइडलाइन ना हो जाए। The idea of female education was debated intensely. तो जो फीमेल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे बहुत न्यूली इमर्ज था, उस पर बहुत ज्यादा डिबेट होने लगा। कुछ ग्रुप्स चाहते थे कि फीमेल को एजुकेशन मिलनी चाहिए, while some groups opposed it constructively. Significantly, it was the social reformer Jyotiba Phule who opened the first school for women in Pune. फिर उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप लिया गया वुमेन एजुकेशन के लिए, वो सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले ने लिया, जिन्होंने पुणे में वुमेन के लिए क्या स्कूल सेटअप किया पहली बार। लाइकवाइज मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी एंड पर्दा। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी सिस्टम दोनों बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, जिसमें जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसमें वन हस्बैंड यूज्ड टू हैव मेनी वाइफ्स। तो इस सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और जो वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन थी, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए और जो पर्दा सिस्टम उनमें चलता था उसको कन्वर्ट करने की भी कोशिश करी गई। In other words, 19th century reform initiated a period of questioning, reinterpretations and both intellectual and social growth. यानी कि इस सब से हमें क्या पता चलता है कि 19th century में
बहुत ही ज़्यादा रेडिकल चेंजेस लाने की कोशिश करी गई अलग अलग फील्ड्स में, बी इट एजुकेशन, बी इट रिलेटेड टू हाउस होल्ड, बी इट रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और एजुकेशन। बहुत ही रेडिकल चेंजेस जो है हमारे सोशल रिफॉर्मर्स लाना चाहते थे। Then different kinds of social change. Now we will study the concept of social change and what are the different kinds of social change that exist in our society or that used to exist in our society through which some radical changes occurred in our society. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है वो है सांस्कृताइजेशन। We have also read about this topic in our previous classes. Now we will read it in an elaborated manner. The term Sanskritization was coined by M.N. Srinivas. As you all know, this term was coined by M.N. Srinivas. अब इसकी एक definition पढ़ेंगे जो एक इसकी proper definition है. Again, I am reminding you all, this is a very important topic to be covered in sociology. आपके एग्जाम में जरूर आता है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, नहीं तो शॉर्ट में आ जाता है, बट आता जरूर है। प्लीज इसको छोड़कर मत जाना, इसको जरूर करना। It may be briefly defined as the process by which a low caste or tribe or other group takes over the custom, rituals, beliefs and ideology and lifestyle of higher caste. So ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रिलेटिवली लो कास्ट पर्सन अपने सोशल स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए इमिटेशन करता है प्रैक्टिसेस की, रीड्स की या रिचुअल्स की एक हायर कास्ट को, हायर कास्ट के रीड्स, रिचुअल्स या उसके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपना सोशल स्टैंडर्ड जो है वो क्या है बढ़ा सके और ही और शी कैन क्लाइंब अप द सोशल लैडर। ये हमने पहले भी, मैंने आपको ये लैडर लाइक अरेंजमेंट के बारे में बताया था, इसके बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। इसमें जो लोअर क्लास है उनको बॉटम पोजीशन दी जाती थी while the upper caste used to get the top place. So by following the process of Sanskritization, जो लोअर कास्ट थे वो इस सोशल लैडर को क्लाइंब अप करने की कोशिश करते थे ताकि वो सोसाइटी में अपना जो स्टेटस है उसको रेज कर सके। The impact of Sanskritization is many-sided, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ना होके काफी सारी डायरेक्शंस में था। Its influence can be seen in language, literature, ideology, music, drama, dance, lifestyle and rituals, यानी कि हर फील्ड में इसका बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल था। हर फील्ड में चेंजेस लाने की कोशिश करी जा रही थी by adopting the process of Sanskritization. It is primarily a process that takes place within the Hindu space, though Srinivas argued that it was visible even in sects and religious groups outside Hinduism. So यहाँ पे ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि ये प्रोसेस मेनली हिंदुइज्म या हिंदू कास्ट से एसोसिएटेड है, बट जो प्रोफेसर श्रीनिवास हैं जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, उनका ये मानना है कि हिंदू कास्ट के अलावा भी और जो कास्ट थी उन्होंने भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया था अपना सोशल स्टेटस सोसाइटी में रेज करने के लिए। Studies of different areas, however, show that it operated differently in different parts of the country. So here it is trying to say that the process of Sanskritization varied in relative degrees from one region to another region or from one country to another country. बहुत ज्यादा ये वेरी करता था, कहीं पे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में देखा गया और कहीं पे इस प्रोसेस का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था। In those areas where a highly Sanskritized caste was dominant, अब उन एरियाज में जहां पर कुछ कास्ट ने संस्कृताइजेशन का प्रोसेस फॉलो करके अपना जो सोशल स्टेटस है उसको रेज कर लिया था और डोमिनेंट कास्ट बन गए थे, the culture of entire region underwent a certain amount of Sanskritization. उन जगहों पे ऐसा देखा जाता था कि ना सिर्फ एक दो फैमिली बल्कि जो entire region है it underwent the process of Sanskritization. In regions where the non-Sanskritic castes were dominant, अब उन regions की बात हो रही है जहाँ पे जिन कास्ट ने संस्कृताइजेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं किया था अपनी कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, बल्कि और तरीके अपनाए थे अपना सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर. दिस कैन बी टर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ डीसंस्कृताइजेशन. इसको हम
प्रोसेस ऑफ डीसंस्कृताइजेशन भी कहते हैं। श्रीनिवास आर्ग्यूड दैट संस्कृताइजेशन ऑफ अ ग्रुप हैज यूजुअली द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन इन द लोकल कास्ट। सो जो संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन जो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, उन्होंने एक जो क्वालिटी बताई है संस्कृताइजेशन की, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो एक पर्सन है अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव कर पाता है या अपनी कास्ट हिरार्की में अपना पोजीशन को इंप्रूव कर पाता है, इट नॉर्मली पर्पसेस ईदर एन इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ द ग्रुप कंसर्न। यानी कि एक पर्सन अपनी कास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता इस प्रोसेस को फॉलो करके, बट अपना जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस है सोसाइटी में उसको अपलिफ्ट जरूर कर सकता है। Sanskritization suggests a process whereby people want to improve their status through adoption of names and customs of culturally high placed groups. So Sanskritization के process में जो low caste हैं वो जो अपर कास्ट होती है उनके नेम्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि यूजुअली दे अडॉप्ट वेजिटेरियनिज्म और द वेयरिंग ऑफ सेक्रेड थ्रेड लाइक हिंदूज। तो ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके या फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड नेम्स अडॉप्ट करके ये सब अपनी जो सोशल स्टेटस है उसको रेज करने की कोशिश करते थे, और ये सब संस्कृताइजेशन के प्रोसेस के डोमेन के अंदर आता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्रिटिसाइजेशन ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस प्रोसेस को लेके, किस किस बेसिस पे जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है उसको कंडेम किया गया है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। Sanskritization as a concept has been criticized at different levels. अलग-अलग levels पे इसको criticize किया गया है। One, it has been criticized for exaggerating social mobility, यानी कि ये कहने की कोशिश करी गई है कि इसने social mobility को बहुत ज़्यादा exaggerate कर दिया था, बिल्कुल ऐसा दिखा दिया था कि एक person इस संस्कृताइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करके अपना जो सोशल स्टेटस है उसको बहुत ज़्यादा लेवल में अपलिफ्ट कर सकता है, or the scope of lower caste to move up the social ladder, for it leads to no structural change but only positional change। लेकिन एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में इससे कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ इसका असर एक पर्टिकुलर पर्सन पे पड़ता है जो इसको फॉलो कर रहा है। सोसाइटी का इस पे कोई चेंज नहीं आता, ये सोसाइटी पे कोई चेंज नहीं डालता, सिर्फ एक रिलेटिव पर्सन पे चेंज डालता है जो इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू परसिस्ट दो सम इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू इम्प्रूव देयर पोजीशन। ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो पर्सन संस्कृताइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करता है, जरूरी नहीं है कि वो ये प्रोसेस अडॉप्ट करके इक्वालिटी ले आए सोसाइटी में इनइक्वालिटी हमेशा प्रिवेल करती रहती है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग अपना स्टेटस इंप्रूव या लाइफस्टाइल इंप्रूव कर पा रहे थे इस प्रोसेस की वजह से। सेकेंड नंबर, it has been pointed out that the ideology of Sanskritization accepts the ways of the upper caste as superior and lower caste as inferior। यानी कि ये कितना बायस प्रोसेस है जो ये मानता है कि जो अपर कास्ट के प्रोसेसेस हैं वो सारे सही हैं, वही सुपीरियर है, और लोअर कास्ट चाहे कितना भी कुछ भी अच्छा परफॉर्म कर ले वो हमेशा गलत ही समझा जाता था या फिर लोअर ही माना जाता था। Third, Sanskritization seems to justify a model that rests on inequality and exclusion। थर्ड नंबर पे इसे इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को बहुत ज्यादा डिग्री में प्रमोट करता है। It appears to suggest that to believe in pollution and purity of groups of people is justifiable। यानी कि ये जो pollution और purity का जो notion हमने पढ़ा था, जिसमें कुछ लोगों को रिचुअली प्योर माना जाता था और कुछ लोगों को इम्प्योर या पोल्यूटेड माना जाता था जस्ट बिकॉज दे डिड सम लो स्टैंडर्ड वर्क। तो इस कॉन्सेप्ट को, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है और बहुत ज्यादा एडवोकेट भी करता है। Then on fourth number, since Sanskritization results in the adoption of upper caste rites and rituals, it leads to practice of secluding girls and women, adopting dowry practices। तो अब जरूरी नहीं है कि संस्कृताइजेशन की वजह से सब अच्छी क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस ही अडॉप्ट हो रही थी, कुछ सोशल इवल्स भी जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के अडॉप्ट कर रहे थे, जैसे कि डाउरी लेना इतना ज्यादा पहले प्रेवलेंट नहीं था लोअर कास्ट में। जस्ट बिकॉज they started imitating the higher caste, they started taking dowry in the name of Sanskritization।
Fifth, the effect of such a trend is that the key characteristic of Dalit culture and society are eroded. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो दलित्स थे उन्होंने अपर कास्ट को जब कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, तो जो उनका अपना कल्चर था, जो उनका अपने कल्चर का जो एसेंस था, वो धीरे धीरे खोना शुरू हो गया. For example, the very worth of labor which lower caste do is degraded and rendered shameful. जो वर्क ऑफ लेबर है उसको बहुत ज्यादा डिग्रेडेड माना जाने लगा इस प्रोसेस की वजह से, और जो लेबरर्स थे उनका काम बहुत ज्यादा शेमफुल माना जाने लगा. So with this, our today's class ends here. I hope आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा. You can opt for Learn Karo's premium subscription, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर. आप हमारे साथ कभी भी लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के थ्रू जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं किसी भी टाइम कहीं से. आपको सारे सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं. आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाता है. अगर आप अकेले पढ़ने में बोरिंग फील करते हैं तो उसके टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर दिया जाएगा जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं. आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ. अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कीजिए, खुद ये जानिए कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ. हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं. आपको हमारे ऐप में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे. आपके सारे डाउट सोशियोलॉजी के खुद मैं क्लियर करूंगी. आपको सोशियोलॉजी का आंसर कैसे फ्रेम करना है, सोशियोलॉजी के आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लंबा आंसर आपको लिखना है, कौन सी ऐसे की टर्म्स हैं जो कि सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होनी चाहिए जिससे आपका आंसर इम्पैक्टफुल लगे, वो भी आपको सब मेरे साथ पता चल जाएगा. इसी के साथ जो पार्ट 1 था हमारा आज के चैप्टर का कल्चरल चेंज का, वो यहीं पे खत्म होता है. आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की कॉन्सेप्ट के बारे में. तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें. दिस इज सौम्या कपिल साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, बाय बाय.